नमस्ते दोस्तों। 90 के दशक के मध्य के क्लासिक इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक डैनियल गोलमैन ध्यान के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बताते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाने, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, दूसरों का नेतृत्व करने और अंततः भविष्य के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए फोकस क्यों आवश्यक है। इस समरी में आप सीखेंगे। दोस्तों, लेखक ने इस पुस्तक में फोकस पर विस्तार से चर्चा किए है, जिसका हम समरी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समरी में आप सीखेंगे आपका मस्तिष्क कैसे ध्यान लगाता है, 3 प्रकार के फोकस का उपयोग कैसे करें, अपने सीखने, प्रदर्शन और नेतृत्व को बढ़ाने के लिए अपना फोकस कैसे बनाएं, आप कितनी अच्छी तरह ध्यान देते हैं, यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। प्रभावी ध्यान केंद्रित करने का कौशल मानसिक प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, जिसमें समझना, सीखना, सुनना, रचनात्मक होना और अन्य लोगों के संकेतों को पढ़ना शामिल है। अधिकांश लोग फोकस को कम आंकते हैं या इसके महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए आपको फोकस की सभी 3 श्रेणियों, आंतरिक, अन्य और बाहरी का अभ्यास करने की आवश्यकता है। आंतरिक फोकस से तात्पर्य आपकी आंतरिक भावनाओं, मूल्यों और निर्णय लेने की क्षमताओं पर ध्यान देना है। अन्य फोकस इस बात से संबंधित है कि आप अन्य लोगों से कैसे जुड़ते हैं और उनसे कैसे जुड़ते हैं। बाहरी फोकस आपको बड़ी दुनिया में जाने की अनुमति देता है। व्यस्त कॉफी हाउस में लैपटॉप पर कविता लिखने वाला कोई व्यक्ति चयनात्मक ध्यान का प्रदर्शन कर रहा है। एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी उत्तेजनाओं को अनदेखा करना, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस या तो संवेदी या भावनात्मक होते हैं। आकार, रंग और ध्वनि जैसी संवेदी विकर्षण आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। भावनात्मक प्रलोभन अव्यवस्था को दूर करते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, जैसे किसी भीड़ भरे रेस्तरां में आपका नाम पुकारा जाना सुनना। भावनाएं ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालती हैं। जब आप परेशान होते हैं तो किसी कार्य को पूरा करना अधिक कठिन होता है। मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल क्षेत्र चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार है। आप जितना अधिक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। लक्ष्य पर बने रहने से भावनात्मक हस्तक्षेप कम हो जाता है और आपको दबाव में शांत रहने में मदद मिलती है। एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके अपना ध्यान नियंत्रित करना, फिर दूसरे पर जाना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देता है। एक चीज से दूसरी चीज पर कूदने से असहायता और चिंता की भावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें आपको आनंद आता है, तो आप अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित करते हैं। क्षेत्र में महसूस करना या प्रवाह एक ऐसी गतिविधि में डूबने से उत्पन्न होता है जिसे आप फायदेमंद, प्रेरणादायक, उत्तेजक या बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण पाते हैं। इसके विपरीत बार बार दोहराए जाने वाले अपूर्ण कार्य अलगाव, ऊब और उदासीनता का कारण बनते हैं। 2 अर्ध स्वतंत्र प्रणालियां मानव मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। निचले मस्तिष्क की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति चेतना के ठीक नीचे काम करती है। केवल तभी सामने आती है जब किसी अप्रत्याशित चीज से घबराहट होती है। ऐसे क्षणों में निचला मस्तिष्क सब कॉर्टिकल सर्किटरी में सक्रिय ऊपरी मस्तिष्क के साथ संचार करता है, या नियोकॉर्टेक्स। निचली मस्तिष्क गतिविधि अनैच्छिक, प्रतिवर्ती और तेज होती है। यह लगातार कार्य करता है, रटे रटाए व्यवहारों को संभालता है और जानकारी और उत्तेजनाओं को फिल्टर करता है। जैसे जैसे यह लगातार सीखता है, यह आपकी धारणाओं को समायोजित करता है। भावना निचले मस्तिष्क को प्रभावित करती है। शीर्ष मस्तिष्क, जो आपके चेतन नियंत्रण में है, स्वैच्छिक फोकस का सक्रिय स्थान है। जब आप सूर्यास्त देखना चुनते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं या कोई नया कार्य सीखते हैं। कभी कभी निचली और ऊपरी प्रणालियां न्यूनतम परिश्रम के साथ आपके परिणामों को अनुकूलित करने के लिए मानसिक गतिविधियों को साझा करती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप ड्राइविंग जैसे कार्य में महारत हासिल कर लेते हैं, ऊपरी मस्तिष्क सीखता है और फिर निचला मस्तिष्क काम संभाल लेता है। कार्य संपादन हो जाता है। मिडब्रेन सर्किटरी तंत्रिका स्तर पर चीजों को नोटिस करती है, जैसे कि बच्चे का रोना या फर्श पर मकड़ी, और शीर्ष
मस्तिष्क को संकेत देती है। मस्तिष्क का अमिगडाला आपके आसपास के खतरों की जांच करता है और खतरा दिखने पर अलार्म भेजता है। जब आपका अमिगडाला किसी खतरे को महसूस करता है तो यह आपकी भावनाओं पर तब तक नियंत्रण रखता है जब तक कि शीर्ष मस्तिष्क खतरे का विश्लेषण नहीं कर लेता। तब यह आपका बचाव करता है या शांत संकेत भेजता है। आपका भटकता हुआ दिमाग, जहां मानसिक कार्य में व्यस्त नहीं होने पर आपके विचार यात्रा करते हैं, मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इस अवस्था में लोग आत्मचिंतन के लिए रुकते हैं, भविष्य के परिदृश्यों पर विचार करते हैं, विचार गढ़ते हैं, यादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या अपनी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। मस्तिष्क स्कैन से पता चलता है कि फोकस का क्षेत्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कार्यकारी प्रणाली डाउन टाइम के दौरान सक्रिय होता है। जब आपका मन भटकता है, आपकी संवेदी प्रणालियां मंद पड़ जाती हैं। ऐसी गतिविधियां करना जिनमें लेजर फोकस की आवश्यकता नहीं होती है, आपका दिमाग इधर उधर भटकने से मुक्त हो जाता है। किसी एक गतिविधि पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने से बाहरी उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं, जैसे फोन की गूंज। गहरा ध्यान बनाए रखना थका देने वाला हो सकता है। पुनः पूर्ति के लिए ब्रेक लें, ध्यान करें, व्यायाम करें या कुछ मजेदार करें। आत्म जागरूकता आंतरिक संकेतों को पहचानने और उनकी सटीक व्याख्या करने से आती है। आंत की भावनाएं इंसुला से आने वाले संदेश हैं। मस्तिष्क के ललाट का वह क्षेत्र जो आपके आंतरिक अंगों के लिए तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है। अपनी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने वाले लोगों में उच्च कार्यशील क्षमता और एक मजबूत आंतरिक आवाज होती है। इंसुला के संकेत आपको सहज रूप से एक मूल्य प्रणाली बनाने में मदद करते हैं, जो कि जब आप इसे अपने आप से व्यक्त करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं तो यह और अधिक ठोस हो जाता है। आत्म जागरूकता एक फोकस है जो आंतरिक कंपास के रूप में काम करता है। यह आपके कार्यों को नियंत्रित करता है और उन्हें आपके मूल्यों के साथ संरेखित करता है। इच्छा शक्ति और आत्मनियमन कार्यकारी ध्यान के कार्य हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने आवेगों को वश में करने और दखल देने वाली भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। 1970 के दशक में मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल द्वारा किए गए एक प्रतिष्ठित अध्ययन में छोटे बच्चों की इच्छा शक्ति को मापा गया था। मार्शमैलो परीक्षण में शोधकर्ताओं ने 4 साल के बच्चों से कहा कि वे तुरंत एक मार्शमैलो खा सकते हैं या वे कुछ मिनट इंतजार कर सकते हैं और 2 मार्शमैलो ले सकते हैं। एक मार्शमैलो के साथ अकेले छोड़ दिए जाने पर जो बच्चे अतिरिक्त उपचार के लिए सफलतापूर्वक इंतजार कर रहे थे, वे फंतासी खेल या गाने गाकर मार्शमैलो से अपना ध्यान भटकाने में सफल रहे। निरंतर अध्ययन से अंततः पता चला कि जो बच्चे 4 साल की उम्र में संतुष्टि में देरी कर सकते थे, उन्होंने अपने वयस्क जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन किया। संज्ञानात्मक सहानुभूति एक शीर्ष से नीचे मस्तिष्क का कार्य है जो आपको किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने या समझने में सक्षम बनाता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है और महसूस कर रहा है, और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रबंधित करता है। जब आपकी भावनाएं किसी और के साथ संरेखित होती हैं तो आप भावनात्मक सहानुभूति की निचली प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की प्रतिक्रिया, जिसे सहानुभूतिपूर्ण चिंता कहा जाता है, सहायक कार्रवाई करने की ओर ले जाती है। आपको दूसरे लोगों के अशाब्दिक संकेतों जैसे कि चेहरे के भाव और उनकी भावनाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आप किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा, एक कठोर शारीरिक प्रतिक्रिया को अपने अमिगडाला में महसूस करते हैं। मस्तिष्क के अंदर ध्यान केंद्र सामाजिक संवेदनशीलता के लिए अपने क्षेत्रों से जुड़ते हैं, जिससे मनुष्य को क्षमता मिलती है करुणा महसूस करें और उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करें। सहानुभूति से करुणा और चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, वह भावना जो लोग डॉक्टरों, मालिकों और परिवार के सदस्यों से चाहते हैं और उम्मीद करते हैं।
उदाहरण के लिए, मरीजों द्वारा कदाचार के लिए मुकदमा करने की अधिक संभावना होती है जब उनके चिकित्सक सहानुभूति और विचार के कम लक्षण साझा करते हैं, भले ही उनकी त्रुटि की दर अधिक बाहरी रूप से सहानुभूति रखने वाले डॉक्टरों से मेल खाती हो। हर किसी की सामाजिक तीक्ष्णता सामाजिक रूप से अनभिज्ञ से लेकर अत्यधिक सहज ज्ञान युक्त तक की निरंतरता पर आधारित होती है। जो लोग सामाजिक संकेतों को नोटिस करने में असफल होते हैं, वे अक्सर अनुचित तरीके से कार्य करते हैं, अशाब्दिक संदेशों को भूल जाते हैं या संदर्भ को गलत तरीके से पढ़ते हैं। जब वे सामाजिक गलतियां करते हैं, जैसे असभ्य होना या बहुत लंबा या बहुत जोर से बोलना, तो वे अक्सर अनजान होते हैं। आप सामाजिक पदानुक्रम में कहां आते हैं, इसका असर दूसरों को पढ़ने की आपकी क्षमता और इच्छा पर पड़ता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि शक्ति और ध्यान के बीच सीधा संबंध है। आपकी रैंक जितनी ऊंची होगी, आप अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं पर उतना ही कम ध्यान देंगे। मस्तिष्क का कोई भी एक क्षेत्र विशेष रूप से सिस्टम पहचान और समझ से संबंधित नहीं है, लेकिन दिमाग पैटर्न को पहचानने के लिए मस्तिष्क के पार्श्विका प्रांतस्था का उपयोग करता है। सिस्टम को पढ़ने और नेविगेट करने की क्षमता एक सीखी गई प्रक्रिया है जो आत्मनिपुणता और सहानुभूति से अलग है। सिस्टम नेविगेशन एक आवश्यक जीवन कौशल है। लोग सिस्टम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों के दौरान मानसिक मॉडल विकसित करके और वितरित ज्ञान को अवशोषित करके समझते हैं। महामारी और जलवायु परिवर्तन प्रणालीगत समस्याएं हैं जिनके बारे में लोग डेटा इकट्ठा करने, पैटर्न की पहचान करने और चोटियों और गड़बड़ी को देखकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए, गूगल द्वारा एकत्र किए गए बड़े डेटा और परिष्कृत सॉफ्टवेयर के साथ विश्लेषण करने पर 24 घंटों के भीतर फ्लू के प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। मस्तिष्क तुरंत खतरों को समझ लेता है, लेकिन आपका अवधारणात्मक तंत्र ओजोन परत के पतले होने जैसे दीर्घकालिक खतरों के प्रति अंधा रहता है। विशेषज्ञता के बारे में मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के शोध ने 10,000 घंटे के नियम की नींव रखी, जो मानता है कि प्रदर्शन के उच्चतम संभावित स्तर को प्राप्त करने के लिए कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास करना पड़ता है। दुर्भाग्य से, नियम केवल आंशिक रूप से सत्य है। अभ्यास तभी पूर्ण होता है जब इसे स्मार्ट तरीके से संचालित किया जाता है, अर्थात यदि अभ्यास करने वाला व्यक्ति उस समय का उपयोग समायोजन और सुधार करने के लिए करता है। अभ्यास के दौरान आप कितना ध्यान देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उत्पादक अभ्यास में फीडबैक शामिल होता है। यही कारण है कि नर्तक दर्पण के सामने अभ्यास करते हैं। पेशेवर एथलीट, विशेषज्ञ और अन्य उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग दिनचर्या को स्वचालित बनाने और उन्हें निचले दिमाग में स्थानांतरित करने के लिए मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्ति का प्रतिकार करते हैं। वे अपने मस्तिष्क सर्किटरी को मजबूत करने के लिए फोकस, कौशल विकास, शोधन और सकारात्मकता का उपयोग करते हैं। उत्पादक अभ्यास के लिए उत्साहित महसूस करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सकारात्मक भावनाएं मस्तिष्क के बाएं प्रीफ्रंटल क्षेत्र को प्रज्वलित करती हैं, जिससे लोग प्रेरित, जागरूक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस का तात्पर्य ध्यान पर ध्यान देने के अभ्यास से है। ध्यान आपकी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है और बिना किसी निर्णय के क्षण में स्वयं का निरीक्षण करने की आपकी क्षमता विकसित करता है। यह ध्यान बनाए रखने की आपकी क्षमता में सुधार करके फोकस को मजबूत करता है। ध्यान चक्र निम्नलिखित 4 चरणों से होकर घूमता है। मन भटकता है। आप देखते हैं कि यह भटक रहा है। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर स्थानांतरित करते हैं और आप इसे वहीं रखते हैं जब तक कि आपका मन फिर से भटक न जाए। वीडियो गेम खेलने से आमतौर पर दिमागी शक्ति कम हो जाती है। कुछ खेल कुछ संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार करते हैं, जिनमें दृश्य तीक्ष्णता और स्थानिक धारणा, ध्यान स्विचिंग, निर्णय लेने और वस्तुओं को ट्रैक करने की क्षमता शामिल है। स्मार्ट गेम जो फोकस में सुधार करते हैं और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं, शैक्षिक उपकरण बन सकते हैं। कुछ स्कूल बच्चों को आत्मनियमन में मदद करने के लिए अपने पाठ्यक्रम में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण एसईएल प्रथाओं को जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए,
स्टॉप लाइट अभ्यास बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में सोचने का निर्देश देता है जब वे परेशान या अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। लाल बत्ती का अर्थ है गहरी सांसें लें और शांत होने का प्रयास करें। एक पीली रोशनी बच्चों को पहले रुकने, फिर विचार करने और वैकल्पिक व्यवहार अपनाने की चेतावनी देती है। हरी बत्ती उन्हें समाधान आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रौद्योगिकी का निरंतर आकर्षण युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचता है और अन्य लोगों के साथ उनकी बातचीत को प्रभावित करता है। आज का युवा, पहली डिजिटल पीढ़ी, लोगों की तुलना में उपकरणों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गया है। वे व्यक्ति व्यक्ति के बीच तालमेल, सहानुभूति और सामाजिक निपुणता बनाने के लिए आवश्यक चौकस कौशल की कीमत पर आभासी दुनिया में नेविगेट करने के लिए संज्ञानात्मक कौशल विकसित कर सकते हैं। वयस्क प्रतिरक्षित नहीं हैं। उन्हें 1-2 पेज से ज्यादा पढ़ना, 5 मिनट से ज्यादा लंबा भाषण सुनना या अपने स्मार्टफोन को लगातार चेक करना बंद करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ध्यान देने की क्षमता उपयोग, व्यायाम और अभ्यास से मजबूत होती है। संगठनों में ध्यान दें। प्रत्येक प्रभावी नेता को अपनी कंपनी का ध्यान वहां केंद्रित करना चाहिए जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता और उत्पादकता हो। ट्रिपल फोकस दिशा प्रदान करता है। सबसे पहले आता है आंतरिक फोकस। अपने व्यवहार और अपने कार्यों के प्रभावों पर ध्यान दें। नेतृत्व के लिए आपके मूल्यों को जानना और दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करना आवश्यक है। अन्य फोकस, इसका अर्थ उन मुद्दों और लक्ष्यों का रोड मैप प्रदान करने के लिए एक संगठनात्मक रणनीति विकसित करना है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महान प्रबंधक पारस्परिक कौशल विकसित करते हैं और प्रभावी ढंग से सुन सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। बाहरी फोकस का उपयोग करते हुए नेता बड़ी तस्वीर को आत्मसात करते हैं, जटिल प्रणालियों की कल्पना करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उनके निर्णय कैसे होंगे। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।